इस वीडियो के बाद आप क्लास 6 साइंस से चैप्टर 2 के क्वेश्चंस आप बिना रटे सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है इस चैप्टर में जो चैप्टर 2 है सजीव जगत में विविधता, इसका जो है क्वेश्चन 1 ये इसमें कह रहा है जो यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। यहाँ पर एक बीज जो है वह है गेहूं का और दूसरा बीज जो है राजमा का। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो गेहूं का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, वो मोनोकॉट होता है, और राजमा का पौधा जो है, राजमा जो है एक डाइकॉट पौधा है। तो इसकी जड़ों जो है मोनोकॉट की जो जड़ें होती हैं वो कैसे होती हैं, रेशेदार होती हैं, मतलब झकड़ा होती हैं। और राजमा की जड़ें जो हैं वो होती हैं मूसला जड़, टैप रूट होती हैं। और गेहूं में जो है के पत्तियों में जो है समानांतर शिरा विन्यास होता है, और राजमा की पत्तियों में जो है कैसे सिरा विन्यास होती है, तो राजमा की पत्तियों में जो है जालिका रूपी सिरा विन्यास होती है। यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए यह क्वेश्चन का आंसर लिख के रखा है जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि जो गेहूं जो है एक डाइकॉट पौधा है, गेहूं का बीज एक में बीज पत्री होता है, जड़ें जो है रेशेदार होती हैं, रेशेदार का मतलब झकड़ा होता है। इसका मतलब है जो गेहूं की जड़ें जो है फाइब्रस रूट वाली होती हैं और पत्तियों में सामान्यतः शिरा विन्यास होता है। वहीं पर राजमा जो है एक डाइकॉट पौधा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। राजमा में द्विबीज पत्री बीज होते हैं और इसकी जड़ें जो है मूसला जड़ टैप रूट वाली होती हैं। अब और राजमा की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। अब देखिए बच्चों प्रश्न 2 क्या है, तो प्रश्न 2 है नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय जीव जंतुओं को और खंड ख में थलीय जीव जंतुओं को के नाम लिखिए। खंड ग में दोनों आवास में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। यहाँ पर नीचे कुछ जंतु के नाम है जो इस प्रकार है: घोड़ा, डॉल्फिन, मेढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केचुआ, कबूतर, कछुआ। तो इन सारे जंतुओं को जो है 3 खंड में बांटना है और उनको यहाँ जो दिया गया है ये चिन्हांकित खंड जो है क, ख और ग में उनका नाम लिखने हैं। तो क में लिखना है जलीय जंतुओं के नाम, ख में लिखना ख में लिखना है थलीय जंतुओं के नाम, और ग में जो है जो दोनों थल में और जल में जो दोनों जगह जो रहते हैं उनका नाम जो है ग में लिखना है, खंड ग में लिखना है। तो क में जो है कौन सा जंतु होगा, खंड क जो है जलीय जंतुओं के लिए है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं डॉल्फिन और व्हेल। जल में रहने वाले जंतु, ये जो पीछे हमारा जंतुओं का एक लिस्ट दिया गया है उसमें जो है जल में रहने वाले जंतु हैं डॉल्फिन और व्हेल। वहीं खंड ख में जो है स्थलीय जंतुओं का नाम लिखना है, तो इसमें स्थल में रहने वाले जंतु सब है वो है घोड़ा, और है दूसरा है भेड़, उसके बाद बच्चों है गिलहरी, गिलहरी भी जो है स्थल पर ही रहती है, गिलहरी, केचुआ,
केचुआ और कबूतर, ये सब जंतु जो है स्थल पर रहते हैं। तो इनका नाम जो है हम लोग खंड ख में डालेंगे। अब खंड ग में जो जल में भी रहती हैं और स्थल पे भी रहती हैं, वैसे जंतु जो है को खंड ग में रखना है। तो वैसे जंतु है मेढक। मेढक जो है जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। और दूसरा है मगरमच्छ। मगरमच्छ भी ऐसा जंतु है जो जल और थल दोनों जगह उनका आवास होता है। और तीसरा जंतु है कछुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 में आएंगे। प्रश्न 3 में कह रहा है, मनु की माँ की एक शाक वाटिका मतलब किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार का जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए, मूली में जो है मूसला जड़ होती है, जो कि जिसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। इसमें मेन रूट से जो है छोटी छोटी जड़ें निकली होती है, क्योंकि मूली की जड़ों में भोजन संग्रह होता है। मूली जो है अपने जड़ों में ही भोजन संग्रह करता है, इसलिए इसका जड़ जो है खाने योग्य होता है। और इसलिए जो है मूली को क्या कहा जाता है, भंडारण जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जड़ में ही भोजन, यह पौधा जो है अपने जड़ों में ही अपना भोजन संग्रह करके रखता है। और मूली की पौधे की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों में जो है जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। और इस तरह से प्रश्न 4 है, जो इसमें कर रहा, नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। यहाँ पर 2 प्रकार की बकरी का चित्र है। पहला चित्र जो है पर्वतीय बकरी है और दूसरे चित्र में जो है मैदानी इलाकों में जो बकरी पाई जाती है वो है। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, उनको भी बताना है। और यह भी बताना है कि इन अंतरों का क्या कारण। तो ध्यान पूर्वक देखिए बच्चों, ये दोनों बकरी में जो है समानताएं और अंतर दोनों बताना है। तो समानताएं क्या क्या होती हैं, तो हम लोग देख रहे हैं जो दोनों जो है बकरी ही है। और बकरी जो है कैसे जीव होती है, तो बकरी स्तनधारी जीव होती हैं। दोनों के शरीर पर बाल होते हैं। भले ही जो इनके पर्वतीय बकरी के शरीर पर ज्यादा बाल होते हैं और मैदानी बकरी के शरीर पर जो कम बाल होते हैं, लेकिन बाल दोनों के शरीर पर पाए जाते हैं। और दोनों जो है घास फूस ही खाती है, मतलब दोनों का भोजन भी जो है सेम ही होता है। और दोनों के हम लोग देख रहे हैं जो दोनों के पैर जो है दोनों के पास 4 पैर है और दो सींग है। तो ये सब इनकी समानताएं हो गई, जिनको हम लोग जो है मैंने आप लोगों की मदद के लिए इसको लिख कर रखा है। आप चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकती है इन आंसर्स का, और जिससे आप लोगों को याद करने में जो है आसानी होगी। और याद करके आप लोग अपना एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उनको आराम से लिख सकती हैं। तो सामान्यताएं में हम लोग क्या लिखेंगे, जो दोनों बकरी है और स्तनधारी है, दोनों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, दोनों के घास फूस खाकर जीवित रहती हैं, और दोनों के 4 पैर और 2 सींग होते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में जो है इनके समान अंतर भी बताना था, मतलब दोनों के बीच जो क्या अंतर है वो भी बताना था। तो अंतर में हम लोग लिख सकते हैं, जो पर्वतीय बकरी होती है उनका शरीर कैसा होता है, तो उनका शरीर जो है मोटा होता है। मैदानी बकरी
के अपेक्षाकृत जो है पर्वतीय बकरी का शरीर मोटा होता है और उनका शरीर मजबूत भी होता है। मैदानी बकरी जो है अपेक्षाकृत क्या होती है, पतली होती हैं। और पर्वतीय बकरी के शरीर पे जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं और घने होते हैं, और वहीं पर मैदानी बकरी के शरीर के बाल जो है छोटे और कम होते हैं। और पर्वतीय बकरी के जो पैर होते हैं, खुर जिसको हम लोग कहते हैं, वह क्या होता है, वह जो है बहुत मजबूत होता है, जो कि उनको फिसलन से बचाने पे, पर्वत पे चढ़ने पे, चट्टान पे चढ़ने पे उनको उनका पैर जो है मदद करता है। वहीं पर मैदानी बकरी को तो पर्वत पे, पहाड़ों पे नहीं चढ़ना रहता है, तो उनका पैर जो है सामान्य होता है। और पर्वतीय बकरी का आवास जो है, रहने का स्थान, वह पहाड़ी क्षेत्र होता है। वहीं पर मैदानी बकरी जो है मैदानी क्षेत्र में रहती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी दोनों में जो है हम लोगों ने अंतर भी समझ लिया और उनके बीच क्या समानताएं हैं ये भी समझ लिया। पाठ में का अगला प्रश्न जो है प्रश्न 5, उसमें क्या सॉल्व करना है, तो उसमें क्वेश्चन है, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। अब जंतु कौन कौन से हैं, तो जंतु हैं गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, वेल, कछुआ, मछली, टिड्डा और छिपकली। तो हम लोगों ने पाठ में जो है जो भी विशेषता के आधार पर समूह बनाए थे, तो उसके उन विशेषताओं को नहीं बनाना है आधार, उसके अतिरिक्त कोई और विशेषता बताना है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी विशेषता के रूप में जो है प्रजनन के आधार पर हम लोग समूह बनाएंगे। पाठ में जो है प्रजनन को आधार बनाकर समूह नहीं बनाया गया था, तो हम लोग इसका उत्तर जो है प्रजनन के आधार पर लिखेंगे और इसका समूह बनाएंगे। जो एक में बनाएंगे अंडे देने वाले जंतु और दूसरा समूह जो है वह बनाएंगे बच्चे को जन्म देने वाले जंतु। अब जो क्वेश्चन में जो जंतुओं का नाम है उसमें अंडे देने वाली जंतु का उदाहरण है तिलचट्टा, कबूतर, कछुआ, मछली, टिड्डा और छिपकली। और बच्चे को जन्म देने वाले जंतु जो कि मैमल्स हैं वे सब हैं गाय, चमगादड़ और वेल। तो इस तरह से प्रश्न 5 भी सॉल्व हो गया है। प्रश्न 6 में कह रहा है बच्चों, जो जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते? तो जैसा कि इस प्रश्न में कह रहा है, जो वनों की कटाई से जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग, इस प्रश्न को हम लोग जो है इस तरह से, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे पर्यावरण पर प्रभाव, मतलब वनों की कटाई से जो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिए हम लोग पहला पॉइंट में दे सकते हैं जो वर्षा का अनियमित होना, मतलब अगर वनों की कटाई ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी तो क्या होगा, हमारे पर्यावरण में जो वर्षा जो है अनियमित रूप से होगी, कभी भी समय पर वर्षा नहीं होगी। दूसरा पॉइंट हम लोग दे सकते हैं जो वन्य जीवों के आवास का नष्ट होना। अगर वनों की कटाई ज़्यादा इसी तरह से होती रहे तो क्या होगा, इससे जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके आवास पर प्रभाव होगा, उनका आवास जो है प्रभावित हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा और इससे जो है वे जीव जंतु जो है उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और धीरे धीरे वे जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। आवास नष्ट होने के कारण जीव जंतु भी विलुप्त हो जाएंगे। तीसरा प्रभाव हो सकता है मिट्टी का कटाव।
जैसे ही जंगल से पेड़ पौधे कटेंगे तो मिट्टी का कटाव जो होना शुरू हो जाएगा। और चौथा पॉइंट में हम लोग दे सकते हैं जैव विविधता में कमी आना। वन्य जीवों का आवास जैसे ही नष्ट होगा तो जैव विविधता में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी जीव और इस तरह से ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग वनों की कटाई से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव में डाल सकते हैं। दूसरा हम लोगों को बताना था जो इससे समाधान के क्या उपाय हैं। तो इससे समाधान के उपाय में हम लोग बता सकते हैं कि लोगों में पर्यावरण जागरूकता फैलाना। हम लोग अगर लोगों में यह जागरूकता फैला देंगे जो हम लोगों को वनों की कटाई नहीं करना है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रहे, यह जागरूकता फैला देने से जो है वनों की कटाई जो है पे नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। हम लोग को है जो अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष अगर रोपेंगे तो हमारे पर्यावरण पर प्रभाव कम होगा, वनों की कटाई से जो है प्रभाव कम होगा। तो तीसरा है वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाना। और इसमें जो है वनों में जो है पेड़ पौधों की जो है इतनी ज़्यादा संख्या में कटाई हो रही है, उस पर अगर रोक लगा दिया जाए तो हमारे पेड़ पौधे जो है ज़्यादा नहीं कटेंगे, जिससे कि वे उनका पर्यावरण पर कम प्रभावित होगा। और चौथा पॉइंट है वन संरक्षण कानूनों का पालन करना। वन संरक्षण के लिए जो भी सरकार ने कानून बनाया है उनका पालन कर हम लोग जो है समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रश्न 6 का उत्तर लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न 7 देखेंगे। तो प्रश्न 7 है फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। अगले पेज में जो है एक फ्लो चार्ट दिया गया है। यहाँ देखिए अगले पेज में जो है एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें कि पौधा है, पौधा फिर उसके नीचे क्या इसमें पत्तियां हैं। तो इसमें कह रहा है हाँ मतलब पौधा है, उसमें पत्तियां हैं और क्या इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है। अब इसमें एक क पॉइंट है और एक है ख। मतलब क पॉइंट में बताना है, कह रहा है हाँ, और ख में है नहीं। मतलब क में बताना है जो वैसा पौधा का नाम लिखना है जिसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होती हैं, और ख में डालना है वैसे पौधों के नाम लिखना है जिसमें जो है जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं पाई जाती हैं। तो हम लोग बच्चों जो जानते हैं जो जिस पौधे में जो है जिस पौधों के पत्तों में जो है जालिका रूपी सिरा विन्यास होती हैं वे पौधे जो है द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। मतलब डाइकोटिलेडन पत्ते होते हैं। और जिन पौधों की पत्तियों में जो है जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं होती हैं तो वे जो है एक बीजपत्री पौधे होते हैं, मोनोकॉट्रे पौधे होते हैं। तो इसमें जो है हम लोग क में जो है क के उदाहरण में हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जो क में जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उसके उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं आम, गुलाब, सरसों, मटर और सूरजमुखी। मतलब द्विबीज इन सब पौधों में जो है पत्तियों में कैसा विन्यास होता है तो जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। और दूसरी तरफ जो है ख में डालना था जिन वैसे पौधों के नाम लिखना था जिनमें की जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं होती है। तो वैसे पौधों के उदाहरण के रूप में हम लोग लिख सकते हैं गेहूं, धान, मक्का, घास और केला। ये सब ऐसे पौधे हैं जिसमें जो है जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं होता है, इनके पत्तों में जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं पाया जाता है। अब इस तरह से प्रश्न 8 में जो है वह है राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है। मतलब जो है
गुड़हल के पौधा के संबंध में जो है वह बच्चा संजय जो है अपने मित्र राज से कौन कौन से और प्रश्न पूछ सकता है। झाड़ी है, इसके अलावा और कौन से प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका उत्तर जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जो संजय अपने मित्र से निम्न प्रश्न पूछ सकता है कि पहले प्रश्न के रूप में वह पूछ सकता है जो गुड़हल का तना कैसा होता है, कोमल या कठोर होता है। तो हम लोग जानते हैं जो पौधे जो है झाड़ी की श्रेणी में आते हैं उनका तना जो है कठोर होता है। वृक्ष के अपेक्षाकृत जो है वह पतला होता है लेकिन कठोर होता है, तना जो है कठोर होता है। दूसरा क्वेश्चन वह पूछ सकता है इस पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, मतलब गुड़हल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। यह प्रश्न भी वह अपने दोस्त से मित्र से पूछ सकता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जो हम लोग जानते हैं जो गुड़हल के पौधे जो है झाड़ी होती हैं और झाड़ी की जो है शाखाओं की ऊंचाई जो है क्या होती है, कम होती है। वृक्ष की तुलना में जो है झाड़ी वाले पौधे की ऊंचाई जो है कम होती है। तीसरा प्रश्न के रूप में वह पूछ सकता है यह पौधे की किस श्रेणी में आता है, जिसका उत्तर की दिया ही गया है जो वह झाड़ी की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन वह कर सकता है इसमें किस प्रकार का जड़ पाया जाता है, गुड़हल के पौधे में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है। यह प्रश्न भी वह अपने मित्र से कर सकता है। और लास्ट और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है जो इसकी शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। तो बच्चों गुड़हल की पौधे की जो है शाखाएं जमीन से थोड़ी ही ऊंचाई पर निकलना शुरू हो जाती हैं। और इस तरह से प्रश्न 8 भी सॉल्व हो चुका है। अब प्रश्न 9 में कह रहा है जो नीचे में तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधे के उदाहरण का पता लगाइए। तो यहाँ पर समूह में है बीज के प्रकार और जड़ के प्रकार और उदाहरण। तो बीज के प्रकार में है द्विबीजपत्री और जड़ के प्रकार में है मूसलाजड़। मतलब मूसलाजड़ किन किन पौधों में पाया जाता है जिसमें जो कि द्विबीजपत्री होते हैं। तो इसका उदाहरण हम लोग जानते ही हैं, जो इसमें हम लोग दे सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है। जो द्विबीजपत्री पौधे जो है के रूप में हम उदाहरण के रूप में हम लोग राजमा और चना का उदाहरण लिख सकते हैं। और एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण के रूप में जिसमें कि जाकड़ा जड़ होता है हम लोग लिख सकते हैं धान और मक्का का उदाहरण दे सकते हैं। अब इसी प्रश्न में जो है एक अगला क्वेश्चन है जिसमें कि है समूह क के पौधों में क्या समानताएं हैं, और दूसरा प्रश्न है समूह ख के पौधों में क्या समानताएं हैं। मतलब क में जो पौधे आते हैं उनमें क्या समानताएं होती हैं और ख में जो पौधे आते हैं उनमें क्या समानताएं होती हैं। मतलब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे में क्या क्या समानताएं होती हैं वह बताना है। तो इसका उत्तर है समूह क में के पौधों में निम्न समानताएं पाई जाती हैं। पत्तियों में जालिका युक्त सिरा विन्यास होती है। फूलों के भाग जो है प्रायः 4 या 5 के गुणज होते हैं। इसमें जो पौधे आते हैं जिनमें कि जालिका रूपी सिरा विन्यास होती है उनके फूलों में जो है फूलों के भाग जो है 4 या 5 के मल्टीपल्स में होते हैं और इसका तना प्रायः शाखा युक्त होता है। इस पौधे के जो तने होते हैं वह प्रायः शाखा युक्त होते हैं। और दूसरा प्रश्न था समूह ख के पौधों में क्या समानताएं पाई जाती है। तो उनमें भी निम्न समानताएं पाई जाती हैं जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इनकी पत्तियों में सामान्यतः शिरा विन्यास होता है। एक बीजपत्री पौधे में जो है कैसे शिरा विन्यास होती है, समानांतर शिरा विन्यास होती है। फूलों के भाग प्रायः 3 के गुणज होते हैं। अब जो है
समूह ख में, जो कि एक बीजपत्री पौधा था, तो इसके पौधे में जो है इन पौधे के फूलों में जो है प्रायः 3 के मल्टीपल्स में इनके भाग होते हैं, और इन पौधे के जो तना होते हैं वह प्रायः अशाखित होते हैं, मतलब उसके तना जो है नहीं शाखाओं में बटे हुए नहीं होते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 में जो है यहाँ पर एक चित्र है, एक है बत्तख का और दूसरा है कबूतर का, और प्रश्न कह रहा है जो नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के निम्नांकित भाग को देखें। इसके शरीर के निम्नांकित भाग को देखना है। बत्तख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बत्तख का जो पंजा है इसमें जो है क्या भिन्नता दिखाई? तो बच्चों, जब हम बत्तख के पैरों को, पंजों को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो हम लोग देखते हैं जो बत्तख का जो पंजा होता है वह झिल्ली युक्त होता है, मतलब वेब्ड फीट होता है बत्तख का। वहीं पर दूसरा पक्षी जो है उनके, जैसे कि कबूतर है, कौवा है, ये सब पक्षियों के शरीर में पंजे में जो है झिल्ली युक्त पंजे नहीं होते हैं, बत्तख के होते हैं, क्योंकि बत्तख जो है पानी में तैरने वाला पक्षी होता है। तो पानी में तैरने में जो है उसको यही पंजा जो है उसको तैरने में मदद करता है। वो उसका जो झिल्ली युक्त पंजा होता है, झिल्लियों के कारण ही बत्तख जो है पानी में आसानी से तैर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है उन्हीं को शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो बत्तख के पैरों में झिल्लीदार पंजे होते हैं, जबकि अन्य पक्षी जैसे कबूतर के पंजे झिल्लीदार नहीं होती है, और बत्तख अपने झिल्लीदार पंजे की मदद से पानी में आसानी पूर्वक तैर सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है। तो इस तरह से इस पाठ के सभी प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं, और उम्मीद कर रही हूँ को आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इन प्रश्नों का उत्तर याद करके समझ के आप लोग जो है आराम से अपने प्रश्न एग्जाम में जब ये प्रश्न आएंगे तो उनको सॉल्व कर सकती हैं और बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं पर आप लोगों को परेशानी हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।